नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अफगान में पाकिस्तान की बढ़ी सक्रियता को लेकर भारत ने किया आगाह, विदेश मंत्री ने कही बड़ी बात। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बंगाल में जेपी नड्डा का टीएमसी पर निशाना, कहा अब घोटालेबाज सरकार का जाना तय। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि हेल्थ रिसर्च जर्नल लैंसेट का बड़ा दावा, कहा हवा के साथ तेजी से फैलता है कोरोना। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। अफगान में पाक की बड़ी सक्रियता को लेकर भारत ने किया आगाह, विदेश मंत्री ने कही यह बात। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में बदल रहे हालात पर भारत की पैनी नजर है। भारत को बखूबी मालूम है कि अगर पाक के समर्थन वाले तालिबानी आतंकी वहां सत्ता में आते हैं तो उसके हितों को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में भारत ने दूसरे देशों को आगाह किया है कि पाकिस्तान के इरादे को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। साथ ही भारत अपनी भावी रणनीति को धार देने में जुटा है। इस क्रम में समान विचारधारा वाले दूसरे देशों के साथ लगातार विमर्श चल रहा है। ईरान और चीन ने भी जताई चिंता। ताजे घटनाक्रम पर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अफगानिस्तान के एनएसए हमदुल्ला मुहिब से बात हुई है। अफगानिस्तान में तालिबान की बढ़ती ताकत पर भारत की चिंताओं को अफगानिस्तान की मौजूदा सरकार के साथ ही ईरान और चीन ने भी साझा किया है। पाकिस्तान की भूमिका को लेकर जताया संदेह। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी की घोषणा के बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इशारों में वैश्विक समुदाय को वहां के बदलते हालात में कुछ पड़ोसी देशों पाकिस्तान की संदेहास्पद भूमिका को लेकर सतर्क भी किया है। उन्होंने इस बात को दोहराया कि अफगानिस्तान के भीतर ही नहीं बाहर भी शांति स्थापित करने की जरूरत है। भारत ने साफ किया अपना रुख। अफगान के हालात पर न सिर्फ जयशंकर ने शुक्रवार को रायसीना डायलॉग 2021 में खुलकर अपने विचार रखे, बल्कि भारत की तरफ से आधिकारिक प्रतिक्रिया भी जताई गई है। भारत ने स्थायी शांति की हिमायत की। भारत ने कहा वह अमेरिकी राष्ट्रपति के फैसले के बाद पूरे हालात पर नजर रखे हुए हैं। अफगान की जनता ने 4 दशकों तक हिंसा का दौर देखा है और उन्हें स्थायी शांति मिलनी चाहिए। भारत चाहता है कि जो भी शांति प्रक्रिया अपनाई जाए उसे अफगानिस्तान की जनता ही तैयार करे और वही इसे लागू करे। भारत एकीकृत व लोकतांत्रिक अफगानिस्तान का समर्थन करता है। हाल ही में वहां लोगों को चिन्हित कर हत्या की गई है, जो काफी चिंताजनक है। लोगों के जीवन में बदलाव के प्रयास करेगा भारत। जयशंकर ने कहा कि भारत अफगानिस्तान में पहले भी सकारात्मक भूमिका निभाता रहा है और आगे भी अपनी क्षमता के मुताबिक वहां के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव की कोशिश करेगा। भारत के इरादे साफ हैं और यह अफगानिस्तान के सभी 34 प्रांतों में किए जा रहे विकास के कार्यों से साफ है। हाँ, कुछ दूसरे पड़ोसियों के इरादे पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कुछ पड़ोसियों ने काफी नकारात्मक भूमिका निभाई है। इन पड़ोसियों के स्वार्थ को दरकिनार करने की रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जेपी नड्डा का टीएमसी पर निशाना, कहा अब घोटालेबाज सरकार का जाना तय। जी हां दोस्तों, बंगाल में चुनाव प्रचार में सभी पार्टियां जुट गई हैं। शुक्रवार पानागढ़ बाजार में गलसी से बीजेपी कैंडिडेट विकास विश्वास के समर्थन में रोड शो में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए। रोड शो से जेपी नड्डा ने टीएमसी पर हमला बोला। जेपी नड्डा ने कहा बंगाल से घोटालेबाज टीएमसी सरकार का जाना तय है। इसके साथ ही जेपी नड्डा ने कहा बंगाल के युवाओं का जोश, उनका हर्षोल्लास देखकर मैं उत्साहित हो गया हूं। जिस तरह से आज पानागढ़ बाजार में युवाओं ने बीजेपी कैंडिडेट विकास विश्वास के समर्थन में रोड शो में भाग लिए हैं, इससे साफ पता चलता है कि राज्य की तानाशाही टीएमसी सरकार का अंत होने वाला है। शुक्रवार को पानागढ़ बाजार में गलसी विधानसभा के बीजेपी कैंडिडेट विकास विश्वास के समर्थन में रोड शो में जेपी नड्डा ने कहा घोटालेबाजों की टीएमसी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए बंगाल में बीजेपी की सरकार का आना जरूरी है। उन्होंने कहा टीएमसी सरकार ने अंबेडकर के संतानों का अपमान किया है, हम इस सरकार को कभी माफ नहीं करेंगे। बंगाल के दलित वर्ग भी टीएमसी को माफ नहीं करेगी। जेपी नड्डा ने कहा घोटालों की सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए यहाँ की जनता को अपनी लोकतांत्रिक मताधिकार का प्रयोग करना होगा। जेपी नड्डा ने कहा मौजूदा सरकार ने राज्य में अवैध बालू खनन, कोयला खनन, पत्थर खनन कर जो घोटालों का अंबार लगाया है, इस घोटाले वाली सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है। जेपी नड्डा ने कहा माँ, माटी और मानुष की सरकार ने बंगाल की जनता से धोखा किया है, किसी भी वादे को पूरा नहीं किया, लेकिन बीजेपी बंगाल में सरकार बनाती है तो बंगाल का विकास निश्चित है। पीएम नरेंद्र मोदी ही बंगाल को सोनार बांग्ला बना सकते हैं। जेपी नड्डा ने कहा मैं नव वर्ष की बधाई देते हुए यह आशा करता हूं कि यहाँ की जनता विकास और विश्वास का साथ देगी। जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि महिला मुख्यमंत्री के राज में यहाँ कोई महिला सुरक्षित नहीं है, इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। जेपी नड्डा ने कहा कि मुख्यमंत्री के भाईपो भतीजा अभिषेक बनर्जी को राज्य की गद्दी कभी नहीं मिल पाएगी। भाईपो के सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस बार बीजेपी बंगाल में परिवर्तन की सरकार बना रही है। इस दौरान जेपी नड्डा के साथ गलसी के बीजेपी कैंडिडेट विकास विश्वास और वर्धमान दुर्गापुर के बीजेपी सांसद आलूवालिया भी मौजूद थे।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हेल्थ रिसर्च जनरल लैंसेट का बड़ा दावा, हवा के साथ तेजी से फैलता है कोरोना। जी हां दोस्तों, भारत में लगातार बढ़ रहे कोरोना के नए मामलों के बीच हेल्थ रिसर्च जनरल लैंसेट ने एक बड़ा दावा किया है। लैंसेट ने शोध के दौरान पाया कि यह वायरस तेजी से हवा के जरिए फैलता है। रिसर्च स्टडी में इसकी पुष्टि हुई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हेल्थ रिसर्च जनरल लैंसेट ने कहा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी हेल्थ एजेंसियां वायरस ट्रांसमिशन की परिभाषा में तुरंत बदलाव करें ताकि इसके फैलाव को रोका जा सके। 4 बिंदुओं के आधार पर एक्सपर्ट ने दावा किया है। जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा के 6 रिसर्चर्स ने इसकी स्टडी की है। स्टडी के दौरान टीम ने पाया कि यह वायरस हवा के जरिए फैलता है। हवा में ट्रांसमिशन के सबूत पाए गए। स्टडी टीम ने बताया कि यह वायरस लोगों के एक दूसरे के करीब आने से नहीं फैल रहा है, एक ही चीज को बार बार छूने से भी नहीं, बल्कि हवा से ही इन लोगों में वायरस फैला। हेल्थ रिसर्च जनरल लैंसेट ने कहा कि यह संक्रमण बंद जगह पर तेजी से फैलता है। ज्यादातर लोगों में वायरस का साइलेंट ट्रांसमिशन तेजी से फैलता है। कई लोगों में सर्दी, खांसी के लक्षण नहीं मिले। ऐसे में कई तरीके से शोध किया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी की हुई जीत तो कौन होगा बंगाल का अगला मुख्यमंत्री? दिलीप घोष ने दिया ये जवाब। जी हां दोस्तों, शुक्रवार को बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने एक बार फिर ममता सरकार पर हमला बोला। अपने एक इंटरव्यू में बीजेपी नेता ने कहा, मैंने बहुत सारे नंदीग्राम वोटर्स को यह कहते सुना है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से हार रही हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि चुनाव में बीजेपी 215 सीटों पर जीत रही है। गौरतलब है कि गत गुरुवार चुनाव आयोग ने शीतलकुची को लेकर दिए गए बयान के चलते दिलीप घोष 24 घंटे का बैन लगा दिया था। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव प्रचार न कर पाने की सूरत में दिलीप घोष ने पूरा समय अपने आवास पर बिताया। बंगाल बीजेपी चीफ ने अपने खाली समय में भी टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी पर निशाना साधने का मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने राज्य के चुनावी नतीजे और सीएम ममता को लेकर बड़े बयान दिए। रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई के सट्टा बाजार के सटोरिये बंगाल बीजेपी को 191 से 199 सीटें दे रहे हैं। इस पर बोलते हुए दिलीप घोष ने कहा, हर सप्ताह हमारी जीत में 10 सीटों का इजाफा हो रहा है। चुनाव नतीजों तक हम 200 सीटों पर पहुंच जाएंगे। हम यह नहीं कह सकते हैं कि सट्टा बाजार क्या कह रहा है। आम लोग बदलाव के मूड में हैं। जंगल महल से लेकर अन्य जगहों पर राज्य परिवर्तन का रोना रो रहा है। हमारा लक्ष्य 200 सीटों पर विजय पाना था, लेकिन हम 215 सीटों पर पहुंच रहे हैं। दिलीप घोष ने यह भी कहा कि सिर्फ बीजेपी समर्थक ही नहीं, नंदीग्राम वोटर्स भी यही कह रहे हैं कि इस बार ममता बनर्जी नंदीग्राम से हार जाएंगी। तृणमूल कांग्रेस हर जगह से हार रही है। दिलीप घोष से पूछा गया कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इस पर उन्होंने कहा, पार्टी तय करेगी कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। मुझे खुशी है कि मेरी पार्टी ने मुझे महत्वपूर्ण भूमिका दी। हमने एक पार्टी के रूप में काफी दूरी तय की है। मुझे खुशी है कि हम 200 से अधिक सीटें जीतेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम खट्टर की प्रदर्शनकारियों से अपील, बोले मानवता के आधार पर वापस ले किसान आंदोलन। जी हां दोस्तों, हरियाणा दिल्ली की सीमाओं पर महीनों से चल रहे किसान आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि प्रदर्शनकारियों को अब अपने अपने घरों को लौटना चाहिए। खट्टर ने अपील की कि कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मानवता के आधार पर आंदोलन वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा, विरोध प्रदर्शन करना हर व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है। यह आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से होता है तो सरकार को कोई समस्या नहीं, लेकिन कोरोना की वजह से पनपे हालात गंभीर चिंता का विषय है। बेहतर यही होगा कि प्रदर्शनकारियों को जमावड़ा छोड़कर बॉर्डर खाली करने चाहिए। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री द्वारा कोरोना महामारी की स्थिति की समीक्षा करने के लिए बैठक बुलाई गई थी, जहां मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय कोविड-19 की वजह से लोगों की जान को खतरा हो सकता है। ऐसे में यह विरोध प्रदर्शन करने का सही समय नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को अपना आंदोलन मानवता के आधार पर वापस ले लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्थिति में सुधार होने के बाद वे अपना प्रदर्शन जारी रख सकते हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जिला उपायुक्तों को भी निर्देश दिया कि वे प्रदर्शनकारी किसानों से संपर्क करें और उन्हें इसके लिए मनाएं। इससे पहले बीते सप्ताह हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी कहा था कि कोरोना अब जब एक बार फिर बहुत तेजी से फैल रहा है तो राज्य की सीमाओं पर किसानों का इतना बड़ा जमावड़ा लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि मुझे जनता के साथ ही किसानों की कोरोना संक्रमण से बचाना है। उन्होंने कहा कि इस स्थिति से निपटने के लिए मैं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखने वाला हूं, जिससे कि किसानों के साथ बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू किया जा सके। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन के साथ गतिरोध पर बोले बिपिन रावत, भारत किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। जी हां दोस्तों, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध का जिक्र करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि भारत उत्तरी सीमाओं पर यथास्थिति को बदलने के प्रयासों को रोकने के क्रम में मजबूती से खड़ा रहा और साबित कर दिया कि वह किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। जनरल रावत ने रायसीना संवाद में अपने संबोधन में कहा, मांगे मनवाने के लिए राष्ट्रों को विवश करने में सफल रहेगा, क्योंकि उसके पास प्रौद्योगिकीय लाभ की वजह से श्रेष्ठ सशस्त्र बल हैं। उन्होंने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि भारत उत्तरी सीमाओं पर मजबूती से खड़ा रहा और हमने साबित कर दिया
किया कि हम झुकेंगे नहीं। सीडीएस ने कहा कि क्षेत्र में यथास्थिति को बदलने के प्रयासों को रोकने में मजबूती से खड़ा होकर भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का समर्थन प्राप्त करने में सफल रहा। रावत ने कहा, चीन यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि वे शक्ति का इस्तेमाल किए बिना विध्वंसक प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल कर यथास्थिति को बदल देंगे। उन्होंने सोचा कि भारत एक राष्ट्र के रूप में उनके द्वारा बनाए जा रहे दबाव के आगे झुक जाएगा क्योंकि उनके पास प्रौद्योगिकीय लाभ है। जनरल रावत ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय यह कहने के लिए भारत का सहयोग करने आ गया कि हाँ, एक अंतर्राष्ट्रीय नियम आधारित व्यवस्था है जिसका हर देश को पालन करना चाहिए। यह वह चीज है जो हम हासिल करने में सफल रहे हैं। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में कई क्षेत्रों में पिछले साल मई के शुरू से सैन्य गतिरोध बना हुआ है, जिससे द्विपक्षीय संबंध बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। सिलसिलेवार कूटनीतिक और सैन्य वार्ताओं के बाद भारत और चीन ने गत फरवरी में पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी छोर क्षेत्रों से अपने अपने सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया पूरी कर ली थी। दोनों पक्ष अब अन्य क्षेत्रों से सैनिकों की वापसी के लिए बात कर रहे हैं। जनरल रावत ने कहा, चीन सोचा कि वे आ गए हैं क्योंकि उनके पास प्रौद्योगिकी लाभ की वजह से एक श्रेष्ठ सशस्त्र बल है। रावत ने कहा कि चीन विध्वंसक प्रौद्योगिकी बनाने में सफल रहे हैं जो प्रतिद्वंदी की प्रणालियों को पंगु बना सकती है और इसलिए उन्हें लगता है कि वे थोड़ी सी ताकत दिखाकर अपनी मांगे मनवाने के लिए राष्ट्र को विवश करने में सफल हो सकते। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ऑक्सीजन किल्लत, पीएम मोदी ने की बैठक, अब विदेश से मेडिकल ऑक्सीजन मंगाएगी मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ऑक्सीजन की कमी को लेकर समीक्षा बैठक की। इसमें कोरोना प्रभावित 12 राज्यों की स्थिति और वहां ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। पीएम मोदी ने निर्देश दिए कि देश के किसी भी राज्य में ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति के लिए हर संभव उपाय किए जाएं। अगर घरेलू उत्पादकों से ऑक्सीजन की मांग पूरी नहीं होती है तो इसका आयात भी किया जाए। चौंकाने वाली बात यह है कि एक दिन पहले ही गुरुवार को कोरोना टास्क फोर्स ग्रुप 2 की बैठक ऑक्सीजन की कमी को लेकर हुई थी। इसमें ऑक्सीजन की खपत कुल उत्पादन का मात्र 54% बताने के साथ कहा गया था कि देश में 50,000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन सरप्लस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संग ऑक्सीजन कमी पर हुई बैठक में बताया गया कि इस समय देश के 12 राज्यों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में ऑक्सीजन की ज्यादा मांग है। इसके अलावा राज्यों में बढ़ती मांग को देखते हुए अधिकारियों ने बताया कि आगामी 20 अप्रैल को 4,880 MT, 25 अप्रैल को 5,619 MT और 30 अप्रैल को 6,593 MT तक ऑक्सीजन की डिमांड हो सकती है। मांग के अनुरूप ही ऑक्सीजन आपूर्ति की तैयारी चल रही है। मांग को पूरा करने के लिए पहले देशी उत्पादकों से ऑक्सीजन ली जाएगी। अगर कमी हुई तो विदेशों से ऑक्सीजन आयात कर कमी को पूरा किया जाएगा। केंद्र ने ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए ऑक्सीजन टैंकर को एक राज्य से दूसरे राज्यों में पहुंचाने के लिए बिना रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी है। इसके अलावा ऑक्सीजन भरने वाले प्लांट को भी जरूरी सुरक्षा उपायों के साथ 24 घंटे काम करने की अनुमति दी जाएगी। सरकार इंडस्ट्रियल सिलेंडर को भी साफ करने के बाद ऑक्सीजन के इस्तेमाल के लिए अनुमति दे रही है। इसके अलावा टैंकर की कमी होने पर नाइट्रोजन और ऑर्गन टैंकरों का इस्तेमाल ऑक्सीजन टैंकर के रूप में स्वतः किया जा सकेगा। अधिकारियों ने पीएम मोदी को ऑक्सीजन के आयात की कोशिशों के बारे में भी जानकारी दी। गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था कि 12 अप्रैल 2021 को देश में 3,842 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन की खपत हुई थी, जो कुल उत्पादन क्षमता का 54% है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की खपत महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली, छत्तीसगढ़, पंजाब और राजस्थान में हो रही है। देश में प्रतिदिन ऑक्सीजन का उत्पादन 7,127 MT है। मौजूदा ऑक्सीजन स्टॉक 50,000 मीट्रिक टन से भी ज्यादा है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के स्टॉक भी शामिल। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अब नए दलाई लामा के चयन पर आमने सामने चीन और अमेरिका। तिब्बत कार्ड से एशिया में बढ़ेगा तनाव। जी हाँ दोस्तों, तेंजिन ग्यात्सो, जिन्हें हम 14वें दलाई लामा के नाम से जानते हैं, वे इस साल जुलाई में 86 साल के हो जाएंगे। उनकी बढ़ती उम्र और खराब होती सेहत के बीच अगले दलाई लामा के चुनाव को लेकर भी घमासान मचा हुआ है। तिब्बती बौद्ध धर्म में दलाई लामा को एक जीवित बुद्ध माना जाता है जो उनकी मृत्यु के बाद पुनर्जन्म लेते हैं। परंपरागत रूप से जब किसी बच्चे को दलाई लामा के पुनर्जन्म के रूप में चुन लिया जाता है, तब वह अपनी भूमिका को निभाने के लिए धर्म का विधिवत अध्ययन करता है। वर्तमान दलाई लामा की पहचान उनके 2 साल की उम्र में की गई थी। चीन ने ऐसे संकेत दिए हैं कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी का चयन चीन ही करेगा। चीन की इन चालाकियों को देखते हुए दलाई लामा नजदीकियों ने पहले ही बताया है कि परंपरा को तोड़ते हुए वे खुद अपने उत्तराधिकारी का चयन कर सकते हैं। अमेरिका पहले ही इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सामने रखने की मांग कर चुका है। इस पूरे मामले पर अमेरिका और भारत की पहले से नजर है। पिछले साल यूएस दूत सैम ब्राउनबैक ने धर्मशाला में दलाई लामा से मुलाकात की थी। 84 वर्षीय दलाई लामा से मीटिंग के बाद ब्राउनबैक ने कहा था कि दोनों के बीच उत्तराधिकार के मामले पर लंबी चर्चा हुई थी। दलाई लामा के 2019 में बयान दिया था
था कि उनका उत्तराधिकार कोई भारतीय हो सकता है। इस बात पर चीन को मिर्ची लग गई थी। उसने कहा था कि नए लामा को उनकी सरकार से मान्यता लेनी ही होगी। तिब्बती समुदाय के अनुसार लामा गुरु शब्द का मूल रूप ही है, एक ऐसा गुरु जो सभी का मार्गदर्शन करता है। लेकिन यह गुरु कब और कैसे चुना जाएगा, इन नियमों का पालन आज भी किया जाता है। कहा जाता है कि जब तिब्बत पर चीन ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया था, तब 1959 में अमेरिकी खुफिया एजेंटों ने तत्कालीन दलाई लामा को अरुणाचल प्रदेश के जरिए भारत पहुंचा दिया था। आज भी दलाई लामा और तिब्बत की पूरी निर्वासित सरकार हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहती है। इस बात को लेकर चीन कई बार नाराजगी भी जता चुका है। दलाई लामा को लेकर अमेरिका और चीन में काफी समय से विवाद जारी है। वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन तिब्बत में चीन के मानवाधिकार हनन को लेकर काफी मुखर हैं। तिब्बत और शिनजियांग को लेकर अमेरिका ने चीन पर कई कड़े प्रतिबंध भी लगाए हुए हैं। 2020 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बौद्ध धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु के चयन में चीनी हस्तक्षेप को रोकने के लिए नई तिब्बती नीति एवं समर्थन कानून 2020 को मंजूरी दी थी। इसमें तिब्बत में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास स्थापित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाने की बात की गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल चुनाव इलेक्शन कमीशन की सख्ती, शाम 7 बजे के बाद प्रचार नहीं, राजनीतिक दलों को कोरोना नियमों के पालन का आदेश। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस की भयावह स्थिति को देखते हुए चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल चुनाव में कुछ सख्त कदम उठाए हैं। चुनाव आयोग ने आदेश दिए हैं कि अब कोई पार्टी शाम 7 बजे के बाद रैली या प्रचार नहीं पाएगी। इसके अलावा अब वोटिंग के 72 घंटे पहले ही चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। इससे पहले यह समय सीमा 48 घंटे की होती थी। आयोग ने कहा है सभी प्रत्याशियों और राजनीतिक पार्टियों को कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना है। किसी भी तरह के नियम उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रैली के आयोजनकर्ताओं की जिम्मेदारी होगी कि रैली में मौजूद लोगों को सैनिटाइजर और मास्क मुहैया कराए। साथ ही रैली में उतने ही लोग इकट्ठा हों जितने की छूट दी गई है। चुनाव आयोग ने कहा है कि स्टार प्रचारक और पार्टी प्रत्याशी खुद भी मास्क पहने और समर्थकों को भी इसके लिए प्रेरित करें। इसके अलावा समर्थकों को सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग पर ध्यान देने को कहें। आज बुलाई थी सर्वदलीय बैठक। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आरिफ आफ्ताब ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीईओ और राज्य में सभी जिलाधिकारियों को चुनाव के बाकी 4 चरणों में प्रचार के दौरान कोविड-19 के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने बताया था कि राज्य में सभी राजनीतिक दलों से बैठक के लिए केवल एक प्रतिनिधि भेजने को कहा गया है। बैठक में बाकी 4 चरणों के लिए चुनाव प्रचार से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जानी थी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को निर्देश दिया था कि कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों के प्रचार के संबंध में स्वास्थ्य संबंधी सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन होना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मानसून लाएगा खुशखबरी, 98% होगी बारिश। कोविड से जूझ रही जनता को मौसम विभाग ने दी राहत भरी खबर। जी हां दोस्तों, कोविड-19 महामारी से जूझ रही जनता को खुशखबरी देते हुए मौसम विज्ञान विभाग ने आज बताया कि देश में 75% से अधिक वर्षा लाने वाले दक्षिण पश्चिम मानसून के इस वर्ष सामान्य रहने का अनुमान है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव एम राजीवन ने बताया कि 5% कम या अधिक की त्रुटि की गुंजाइश के साथ मानसून का दीर्घावधि औसत 98% रहेगा। राजीवन ने डिजिटल तरीके से आयोजित संवाददाता सम्मेलन में जून से सितंबर के बीच 4 महीने के दौरान बारिश के लिए पूर्वानुमान को जारी किया। उन्होंने कहा कि ओडिशा, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और असम में सामान्य से कम बारिश होगी, लेकिन देश के शेष हिस्सों में बारिश सामान्य या सामान्य से अधिक होगी। उन्होंने कहा मानसून दीर्घावधि औसत का 98% रहेगा, जो कि सामान्य वर्षा है। यह देश के लिए अच्छी खबर है और इससे कृषि क्षेत्र से अच्छे परिणाम मिलेंगे। यह खबर कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था के लिए भी शुभ है। दक्षिण पश्चिम मानसून को देश की अर्थव्यवस्था में अहम माना जाता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों पर काफी हद तक निर्भर करती है। देश का बड़ा हिस्सा कृषि और जलाशयों के भरने के लिए 4 महीने तक चलने वाले मानसून के मौसम पर निर्भर करता है। बरसात के बीते 2 मौसम में देश में सामान्य से अधिक बारिश हुई है। दीर्घावधि औसत के हिसाब से 96 से 104% के बीच मानसून को सामान्य माना जाता है। उल्लेखनीय है कि मौसम संबंधी पूर्वानुमान व्यक्त करने वाली निजी एजेंसी स्काईमेट वेदर ने भी हाल ही में कहा था कि देश में इस वर्ष मानसून सामान्य रहेगा। हर महीने का पूर्वानुमान। राजीवन ने बताया कि आईएमडी अगले 4 महीनों के दौरान महीनेवार पूर्वानुमान भी जारी करेगा। इसके अलावा आईएमडी के 4 प्रभागों उत्तर पश्चिम भारत, पूर्व और पूर्वोत्तर भारत, प्रायद्वीप के लिए भी पूर्वानुमान जारी किया जाएगा। अल नीनो की आशंका कम। ला नीना और अल नीनो कारक भारतीय मानसून पर प्रमुख प्रभाव डालते हैं। इस संबंध में राजीवन ने कहा अल नीनो के बनने की आशंका है। हाल ही के वर्षों में ला नीना के बाद के वर्ष में आमतौर पर सामान्य वर्षा का मौसम देखा गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
IAF कमांडरों से बोले रक्षा मंत्री, भविष्य के संभावित खतरे को देखते हुए लॉन्ग टर्म रणनीति पर काम करें। जी हां दोस्तों, चीन और पाकिस्तान से जारी सीमा विवाद के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का अहम बयान सामने आया। राजनाथ सिंह ने वायुसेना के कमांडरों के सम्मेलन में वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित करते हुए लंबे समय की योजना तैयार करने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने संभावित खतरों का मुकाबला करने के लिए अपनी क्षमता में वृद्धि के लिए रणनीति बनाने को कहा। रक्षा मंत्री ने बदलती अंतर्राष्ट्रीय जियोपॉलिटिक्स का जिक्र करते हुए कहा कि हाल ही के दिनों में ट्रांस अटलांटिक से ट्रांस पैसिफिक पर फोकस करने की धारणा स्पष्ट हो गई है। युद्ध के बदलते आयामों में अब उन्नत प्रौद्योगिकियां, असीमित क्षमताएं और सूचनाओं का आदान प्रदान शामिल होंगे, इसलिए वायुसेना की तैयारियों में ये पहलू शामिल हों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। राजनाथ सिंह ने स्वदेशी रक्षा उपकरणों को बनाने पर जोर दिया। साथ ही आत्मनिर्भर भारत या डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी बल दिया। 16 अप्रैल तक चलने वाले इस सम्मेलन में वर्तमान लड़ाकू क्षमताओं को मजबूत करने और वायुसेना को भविष्य के लिए लड़ाकू विमान बनाने की कार्य योजना पर विचार। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।